ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। जब हम कार्य W को ऊष्मा Q में बदलते हैं तो उनके बीच का संबंध with Q equals J द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। J का मान 4.186 जूल कैलोरी होता है, जिसका सीधा अर्थ है कि 4.186 जूल कार्य करने पर 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा को मापने के लिए विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। कैलोरी की बात करें तो 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं, जहां 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होती है। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी वो ऊष्मा है जो 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। याद रखें, 1 BTHU में 252 कैलोरी होती हैं और 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर होती है। ताप टेम्परेचर वो भौतिक कारक है जो ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। इसे मापने के प्रमुख पैमाने हैं सेल्सियस C, जिसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट F का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। रोमर R पैमाने का हिमांक 0 डिग्री R और भाप बिंदु 80 डिग्री R होता है। केल्विन K पैमाने में हिमांक 273 K और भाप बिंदु 373 K होता है। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि केल्विन पैमाने में ताप को डिग्री में नहीं लिखा जाता है। इन पैमानों का आपसी संबंध सूत्र C-0 100 equals F32 180 equals R0 80 equals K273 100 द्वारा व्यक्त किया जाता है। सिद्धांत रूप से ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इस न्यूनतम संभव ताप को ही परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। केल्विन पैमाने पर इसे 0 के शून्य केल्विन लिखा जाता है, अर्थात परम शून्य ताप का मान 0 के इक्वल्स -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी याद रखें कि पहले सेल्सियस पैमाने को ही सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। विभिन्न तापमानों को मापने के लिए पारा, अल्कोहल और गैसों का उपयोग किया जाता है। पारा तापमापी -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इसके आविष्कारक फ़ारेनहाइट थे। अत्यधिक ठंडे स्थानों का ताप मापने हेतु अल्कोहल तापमापी का उपयोग होता है, क्योंकि ये -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। उच्च तापमान के लिए हाइड्रोजन गैस तापमापी 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माप सकता है। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यानी 1500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापने के लिए नाइट्रोजन गैस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक उच्च ताप यानी औद्योगिक और खगोलीय ताप मापने के लिए विशेष यंत्रों का उपयोग होता है। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जाता है। तापयुग्म तापमापी थर्मोकपल का उपयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए किया जाता है। सूर्य जैसी दूर स्थित अत्यंत गर्म वस्तुओं का ताप मापने के लिए पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर काम आता है। ये तापमापी स्टीफन के नियम E∝T⁴ पर आधारित है और इसकी विशेषता ये है कि ये केवल 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप को ही माप सकता है। किसी पदार्थ की ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता को उसकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट C कहते हैं। इसकी परिभाषा के अनुसार किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 के बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही विशिष्ट ऊष्मा है। इसका सूत्र C=Q/m टाइम्स डेल्टा T होता है, जहां Q ऊष्मा है, m द्रव्यमान है और डेल्टा T ताप में वृद्धि है। इसका SI मात्रक जूल किलोग्राम केल्विन J पर किलोग्राम K होता है। जल के संदर्भ में 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री C होती है। विभिन्न पदार्थों की ऊष्मा धारिता अलग अलग होती है और इस संदर्भ में जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4200 J पर किलोग्राम K है। इसके बाद बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 2100 J पर किलोग्राम K, केरोसिन तेल की 210 J पर किलोग्राम K, लोहे की 460 J पर किलोग्राम K, पारे की 140 J पर किलोग्राम K और लेड सीसा की विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम 130 J पर किलोग्राम K होती है। जब किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके आकार यानी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है।
लंबाई में होने वाली वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन में होने वाली वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक गम्मा कहा जाता है। इन तीनों गुणांकों में एक निश्चित गणितीय अनुपात होता है, अल्फा बीटा गैमा इक्वल्स 1 2 to 3। इसका सीधा अर्थ यह है कि बीटा इक्वल्स 2 अल्फा तथा गामा इक्वल्स 3 अल्फा होता है। जल का व्यवहार अन्य द्रवों से थोड़ा असामान्य होता है। प्रायः द्रव को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर सिकुड़ता है, अर्थात इसका आयतन घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर जल का आयतन वापस बढ़ना शुरू कर देता है। इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम मैक्सिमम डेंसिटी और आयतन न्यूनतम मिनिमम वॉल्यूम होता है। जल के इसी असामान्य गुण के कारण ही ठंडे प्रदेशों में झीलों की ऊपरी सतह पर बर्फ जमने के बावजूद नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में रहता है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। संचरण की पहली विधि चालन कंडक्शन है। इस विधि में पदार्थ के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, बल्कि वे अपनी ऊष्मा अपने पास वाले कणों को स्थानांतरित करते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण केवल चालन विधि द्वारा ही होता है। सभी धातुएं ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक कंडक्टर्स होती हैं और उनमें चालन बहुत तेजी से होता है। ऊष्मा संचरण की दूसरी महत्वपूर्ण विधि संवहन कन्वेक्शन है। इस विधि में पदार्थ के कण स्वयं ऊष्मा ग्रहण कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और ठंडे कण उनकी जगह ले लेते हैं। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से संवहन विधि द्वारा ही होता है। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल एटमॉस्फेयर भी संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि विकिरण रेडिएशन है। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के सीधे गमन करती है। विकिरण में ऊष्मा का ये संचरण प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट से एक सीधी रेखा में होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचती है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ये ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है। गर्म वस्तु के ठंडे होने की दर को समझने के लिए न्यूटन का शीतलन नियम दिया गया है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाती है, उसके ठंडे होने की दर भी कम होती जाती है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में जितना समय लगता है, 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में उसे उससे कम समय लगेगा। यहाँ स्लाइड में दी गई जानकारी के अनुसार ठंडे होने की दर कम हो जाती है, इसलिए समान तापमान गिरने में अधिक समय लगता है। विकिरण के अवशोषण और उत्सर्जन को किरचॉफ और स्टीफेन के नियमों से समझा जाता है। किरचॉफ के नियम किरचॉफ्स लॉ के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। इसीलिए अंधेरे कमरे में यदि एक सफेद और एक काली वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक चमकेगी। वहीं स्टीफेन का नियम स्टेफन्स लॉ बताता है कि किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका सूत्र E प्रोपोर्शनल T to the power of 4 या E इक्वल सिग्मा T to the power of 4 होता है, जहां सिग्मा स्टीफेन नियतांक है। ठोस, द्रव और गैस के बीच अवस्था परिवर्तन विशिष्ट तापमानों पर होता है। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है और ये ताप गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। प्रायः गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है और निश्चित ताप पर वाष्प का वापस द्रव में बदलना संघनन कॉन्डेंसेशन कहलाता है। प्रायः क्वथनांक और संघनन ताप भी समान होते हैं। अशुद्धियों और दाब के कारण अवस्था परिवर्तन के बिंदुओं में बदलाव आता है। दाब के प्रभाव की बात करें तो जो पदार्थ पिघलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घट जाता है। वहीं जो पदार्थ पिघलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि के प्रभाव में किसी ठोस में अशुद्धि मिलाने से उसका गलनांक हमेशा घट जाता है, जैसे बर्फ में नमक मिलाने पर। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव ये है कि दाब बढ़ाने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। बिना ताप बदले अवस्था परिवर्तन करने वाली छिपी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक इस ऊष्मा का सूत्र Q इक्वल्स ml होता है, जहां m द्रव्यमान है और L गुप्त ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल किलोग्राम J पर किलोग्राम होता है। अवस्था परिवर्तन के समय दी गई ये ऊष्मा थर्मामीटर के ताप में कोई वृद्धि नहीं करती, क्योंकि ये ऊर्जा अणुओं के बंधन तोड़ने में छिप जाती है। बर्फ और भाप की गुप्त ऊष्मा के विशेष ऊष्मीय मान होते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा
0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरीज पर ग्राम बहुत अधिक होती है। बर्फ में नमक मिलाने से बना हिम मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सचर -22 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है। द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण इवेपोरेशन कहलाती है, जिससे ठंडक उत्पन्न होती है। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में तांबे की वाष्प कुंडली में फ्रियॉन गैस भरी होती है, जो वाष्पीकृत होकर अत्यधिक ठंडक पैदा करती है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी वायु में उपस्थित जलवाष्प और वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प का अनुपात है। इसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। ऊष्मागतिकी के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दर्शाता है। दी गई ऊष्मा Q आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U में वृद्धि और बाह्य कार्य W में व्यय होती है। इसी में समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल वो है जिसमें पूरी क्रिया में ताप स्थिर रहता है, और रुद्धोष्म एडियाबैटिक प्रक्रम वो है जिसमें न ऊष्मा बाहर जाती है न अंदर आती है। उदा CO2 का शुष्क बर्फ बनना। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा बताता है। क्लासियस का कथन स्पष्ट करता है कि ऊष्मा अपने आप कम ताप वाली वस्तु से अधिक ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती।